गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं और आज ये आपके टेस्ट का डे 2 है। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो कि आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, यानी 15 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट और 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाला बल होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि आवेश पर लगने वाला बल होगा और 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व कराया है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न के 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो दोबारा भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ, एक एक स्टेप में आपको समझा देता हूँ और आप भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश, यानी आवेश Q की वैल्यू हमें क्या दी है, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। तो कूलॉम को हम शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट करते, तो मैंने यहाँ पे C लिख दिया, C से मतलब कूलॉम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी वेग को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और V की वैल्यू हमें क्या दी गई है 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर में लगा देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। थीटा का मान हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया आवेश पर लगने वाला बल यानी F की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो जो चीज़ें हमें पता थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब F इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा QVB साइन थीटा, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और अभी इससे पहले जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था वहां भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हमें यहाँ पे F की वैल्यू को निकालना, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे अब Q का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। Q की वैल्यू हमें यही तो दी गई है, तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। तो ये आपका हो गया, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी।
फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, v है, तो v का मान यानी वेग हमें कितना दिया है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे b यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, b का मान 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह 4। फिर इसके बाद साइन, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री हम यहाँ पे ये लिख देंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद 10⁸, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद 4 है, फिर इंटू में यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये 1/2 वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो लास्ट में देखिए 2 × 1 करेंगे 2 बचेगा और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज नोट हो जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे यहाँ पे सॉल्व करने की जगह है नहीं, तो इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। और अभी ये जो नीचे वाली लाइन है ये मैं फिर से ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हमें लास्ट में मिला क्या था, देखिए F इज इक्वल टू हमें मिला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर इसके बाद क्या था, फिर इसके बाद था हमारे पास 10⁸, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे था 4 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट की थी तो 1/2 मिला हुआ था, इसको सॉल्व किया था 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ था। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू 10⁸, कि तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। इसके बाद देखिए ये तो हमने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे F इज इक्वल टू देखिए 1.6 इंटू, अब देखिए पावर्स को सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻19 है और यहाँ पे 10⁻8 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻, हमें क्या मिलेगा, 10 तो आपका रहेगा ही, ये -19 है और ये +8 है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और हमें मिलेगा 10⁻11। कैसे -11 आया मैं आपको समझा दूं। देखिए पावर्स यहाँ पे देखिए 10⁻19 है, ठीक है। फिर इसके बाद 10⁻, यहाँ पे +8 है, तो देखिए ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमें -11 मिलेगा। -11 माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस का साइन यानी -19 बड़ा और प्लस का साइन यानी +8 यहाँ पे छोटा है, इसीलिए माइनस में तो आएगा ही, इसीलिए यहाँ पे 10⁻11 आया हुआ है। आई होप आपको ये स्टेप यहाँ पे समझ में आया होगा। तो 10⁻11 और इंटू में 2 तो आपका रहेगा ही। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, F इज इक्वल टू 1.6 की मल्टीप्लाई आपको 2 में करवानी है, तो जब आप 1.6 इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.2। क्या मिलेगा, 3.2 मिलेगा ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे 1.6 की 2 में तो आपको क्या मिलेगा 3.2। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 10⁻11, ये तो बचा ही हुआ है तो ये लिखेंगे 10⁻11 और फिर इसके बाद फोर्स को निकाल रहे तो न्यूटन में, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी F का मान हमें क्या मिला 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एक स्टेप समझा दिया। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पर नए होंगे, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप डिटेल में समझाया हुआ है। नहीं चाहता तो मैं ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। डिटेल में इसलिए समझा दिया, एक बार आप समझ लीजिएगा तो यही क्वेश्चन आप 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर को दिष्ट धारा में प्रयोग करने के लिए 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं।
टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मात्र 2 सेकेंड के अंदर आंसर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया, इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी, इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी। ऑप्शन सी, इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी। ऑप्शन डी, इसे केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, इसे केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर है ना, इसे केवल प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर इसे केवल प्रत्यावर्ती धारा में यानी अल्टरनेटिव करंट में ही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर को दिष्ट धारा में हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ट्रांसफार्मर को दिष्ट धारा में प्रयोग करने के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम ट्रांसफार्मर को दिष्ट धारा में प्रयोग ही नहीं कर सकते तो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, इसे केवल प्रत्यावर्ती धारा में यानी अल्टरनेटिव करंट में ही प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 से 6 बार कराया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं। ये आपका टेस्ट हो रहा है, मैं आपका यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन हुई कितनी है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी जॉन्स जैकब बर्जीलियस। यानी तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने, या फिर आपको केवल बर्जीलियस भी लिखा हुआ मिल सकता है। बर्जीलियस का पूरा नाम जॉन्स जैकब बर्जीलियस है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली ये है क्या? तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का प्रतीक C होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। तो यही है तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली। कार्बन, ये नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब तत्व ही तो हैं, एलिमेंट्स तो ही हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन को हम शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का प्रतीक C, नाइट्रोजन का N, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। तो यही तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली है जिसका प्रतिपादन जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले ही कराया था। निम्नलिखित में से उस सूचक यानी इंडिकेटर का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता है। नहीं की बात हो रही है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अभी मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले इंडिकेटर से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ाया डिटेल में और इससे रिलेटेड टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उसी टॉप 12 क्वेश्चन में से ही आएगा जो मैंने कराया हुआ है। और देखिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, उसी चैप्टर का ये टॉपिक है इंडिकेटर वाला, तो वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर चैप्टर पढ़ा है तो वैसे ही आप आंसर कर पाएंगे, या फिर अभी 2 से 4 दिन पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो भी पढ़ा होगा, तब भी आप कर पाएंगे आंसर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका होगा फिनॉल रेड। ध्यान रखिएगा, फिनॉल रेड ये एक ऐसा सूचक यानी इंडिकेटर है जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता। तो फिर ये अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो ये अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? क्षारीय विलयन में ये लाल रंग देता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए,
ये जो फिनॉल रेड है ये अम्लीय विलयन में या फिर अम्लीय माध्यम में पीला रंग और क्षारीय विलयन या फिर क्षारीय माध्यम में लाल रंग देता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस सूचक यानी इंडिकेटर का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता। तो फिनॉल रेड जो है ये अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, तो यही लाल रंग नहीं देता अम्लीय विलयन में। इसके अलावा मैथिल ऑरेंज, लिटमस, मैथिल रेड ये तीनों ही अम्लीय माध्यम में लाल रंग देते हैं, लेकिन ये नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपका समय शुरू हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन करीब 4 से 5 बार मैंने आपको कराया है। देखिए, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब कुछ बताया है। वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड वीडियो बनाई है और सूत्र भी मैंने आपको बताए हुए हैं। धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो बताए हैं। और 2 वीडियोस में तो मैंने आपको केवल क्वेश्चन कराए हैं धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड, तो ये भी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको पहले भी कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है। क्या कहीं आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिल रहा है ऑप्शन में? नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका केमिकल फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे कैसे पूछा जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किसका रासायनिक नाम होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों तरीके से बता दिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाए तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 20 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर बताना है। और यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आज की इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी घटेगा। कैसे घटेगा मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, कई बार मैंने आपको बताया है। देखिए जो अपवर्तनांक है ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो अपवर्तनांक n है ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ने से अपवर्तनांक n का मान घटता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाए, यानी यहाँ पे तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मान को बढ़ाया जा रहा है। तो जब तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ाया जाएगा तो अपवर्तनांक n के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जो अपवर्तनांक n है ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ने से अपवर्तनांक n का मान घटता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही तो होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो देखिए ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ।
क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। देखिए 2 वीडियोस मैंने ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाता हूं, वहां पे तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड। जितना मैंने कराया है पढ़ लीजिएगा और 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। क्या दिया है, Cr2O7 2- का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, क्रोमियम की। इसके नीचे हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए Cr2 है, यहाँ पे Cr2 लिखा हुआ, यानी कितने क्रोमियम 2 है, तो 2 इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल टू 2x मिलेगा। यानी Cr2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cr2 की जगह 2x, तो यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे है O7। O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 7 है, O7 ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे, -2 इंटू 7 करेंगे तो हमें -14 मिलेगा। ठीक है, -14 और ये प्लस लगा तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर से प्लस का साइन हटेगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -14। तो -14, ठीक है, ये आपका हो गया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे Cr2O7 के ऊपर 2- का निगेटिव चार्ज है, तो -2 हमें बराबर के इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू कर देंगे बराबर के इधर, यहाँ पे आपका -2 है और देखिए ये -14 जब बराबर के इधर लेकर आएंगे तो इधर आके +14 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 2x इज इक्वल टू -2 और +14, देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमें +12 मिलेगा, क्योंकि देखिए -2 माइनस का साइन छोटा और +14 यानी प्लस का साइन बड़ा है, तो इसीलिए प्लस में आएगा। 2x इज इक्वल टू 12, या फिर आगे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 12 एंड अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी +6 मिलेगा x का मान। x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, +6 मिला। और देखिए x हमने क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को माना था, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 हमें मिला हुआ है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते, +6 कहाँ दिया है, +6 आपका कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे +6 आपको मिलेगा क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान, तो ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इन चारों के केमिकल फॉर्मूले आपको पता होने जरूरी है। अगर पता होगा केमिकल फॉर्मूला तभी कर पाएंगे, और इन सब का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। 15 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है, जल्द से जल्द अपना आंसर बताइए। देखिए अगर आपको इन चारों का फॉर्मूला पता है तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर फ्लोर स्पार होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्लोर स्पार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaF2। तो देखिए इसमें कहीं ऑक्सीजन आ रहा है, O आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे CaF2 है। अब एप्सम लवण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7
H2O। देखिए यहाँ पे O यहाँ आया है, O यहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ रहा है और क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, तो यहाँ पे एप्सम लवण में तो ऑक्सीजन है। और देखिए एप्सम लवण का फॉर्मूला पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये फॉर्मूला कई बार बताया था, कहा था एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए एप्सम लवण को हम एप्सोमाइट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये मैग्नीशियम का अयस्क भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद देखते हैं हम जिंकाइट। तो जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जिंकाइट का फॉर्मूला ZnO होता है। रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे ZnO होता है। तो यहाँ भी तो O आ रहा है ऑक्सीजन, बल्कि ऑक्सीजन तो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पोड्यूमीन लिखा है। ये स्पोड्यूमीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? LiAl। फिर इसके बाद आता है Si2O6। यहाँ भी O यानी ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? CaF2, क्योंकि यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती? फ्लोरस्पार। और ये फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कई बार मैंने आपको बताया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। सो यहाँ पे लिखा है 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में क्या होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपने रिवीजन किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कर पाएंगे। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते क्या क्या चीजें हमें पता है। हमें यहाँ पे पता है 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है। तो देखिए आवृत्ति को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, n1 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 बार आवृत्ति दी गई है। तो n1 की वैल्यू 125 हर्ट्ज दी गई है। तो यहाँ पे HZ में शॉर्ट में लिख देता हूँ, हर्ट्ज को HZ लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ध्वनि की तरंग लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम λ1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में पूछी गई है, λ2 का मान हमसे पूछा गया, तो λ1 का मान हमें 2 मीटर दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए 100 हर्ट्ज आवृत्ति की, अब देखिए n2 की वैल्यू, दूसरी आवृत्ति हमें क्या दी गई है? 100 हर्ट्ज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में क्या होगी, यानी λ2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। n1 का मान हमारे पास 125 हर्ट्ज है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इनटू में है n1 λ1, तो यहाँ पे इनटू λ1 का मान हमारे पास 2 मीटर है, ये रखा। फिर इसके बाद देखिए n2 का मान 100 हर्ट्ज यानी 100 हर्ट्ज। फिर इसके बाद λ2 का मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 125 की मल्टीप्लाई 2 में तो 250 आपको मिलेगा, इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई λ2 में तो आपको मिलेगा 100 λ2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 250 इज इक्वल टू 100 λ2 मिला है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए क्या मिला था, 250 इज इक्वल टू 100 और λ2 मिला हुआ था। λ2 की वैल्यू को निकालना, λ2 को लाएंगे आगे, λ2 इज इक्वल टू 250 एंड अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा है 25 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 2 ज़ा 20 होता है, बचेगा क्या, 25 में से 20 को लेस करेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 5 ज़ा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो चुका। हमें क्या मिला, 2.5
और किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि मीटर में हमसे यहाँ पे पूछा गया 2.5 मीटर और लैम्डा 2 की वैल्यू ये है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2.5 मीटर। चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है। तो मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 है, ये आपको बताना है। 3 से 4 बार क्वेश्चन कराया हुआ है, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। 3 से 4 बार मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन, तो आपको वैसे ही पता होगा, देख के ही आंसर आपको बता देना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, करेक्ट आंसर होगा हाइपोक्लोरस अम्ल यानी ऑप्शन सी। तो देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल मैं आपको दिखा देता हूं, हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HClO। अब इसमें हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे तो हमें +1 ही मिलेगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है, तो ये मैंने लिख दिया। क्लोरीन की हमें निकालनी है तो इसको हम X मान लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे O लिखा है, O से मतलब क्या होता है, देखिए पहले मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन हटेगा और यहाँ पे -2। और देखिए HClO के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो = 0 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये +1 है, ये -2 है, तो देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। देखिए x तो आपका रहेगा ही, और आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए -2 और +1 करते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस और आपको मिलेगा -1। कैसे -1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा, -2 बड़ा और +1 यहाँ पे छोटा है, प्लस का साइन छोटा है, तो क्या मिलेगा x-1, क्या मिलेगा आपको x-1 = 0, या फिर x = बराबर के इधर 0 है, ये -1 को इधर भेजेंगे, इधर आके +1 हो जाएगा, तो x = 0 + 1 = आपको +1 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी HClO यानी हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसके अलावा जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें आप चेक करेंगे तो आपको +1 नहीं मिलेगा, और उपरोक्त में से कोई ये हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका न्यूमेरिकल है, और सेम क्वेश्चन नंबर 9 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 9 करवाया वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है तथा तरंग लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बच्चे की आवाज की तरंग लंबाई 4 मीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं अभी आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, एक बार फिर से, कई बार मैंने आपको कराया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आवाज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n का मान। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखिए आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति का मान पूछा गया है और पहली आवृत्ति दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, n1 लिखेंगे। n1 का मान हमें क्या दिया है, n1 का मान 150 हर्ट्ज दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, तथा तरंग लंबाई 2 मीटर है। तरंग लंबाई को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और λ1 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 2 बार हमें यहाँ पे तरंग लंबाई दी गई है, एक बार व्यक्ति की यहाँ पे और एक बार बच्चे की। तो यहाँ पे देखिए λ1 की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, यदि एक बच्चे की आवाज़ की तरंग लंबाई, तो बच्चे की आवाज़ की तरंग लंबाई, इसको हम λ2 लिखेंगे, इसका मान हमें 4 मीटर दिया गया। फिर हमसे पूछा गया कि उसकी आवृत्ति होगी, यानी बच्चे के आवाज़ की आवृत्ति ये हमें बतानी है, यानी n2 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। सेम वही फॉर्मूला जो अभी ऊपर यूज़ किया था, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 λ1 = n2 λ2 हो जाएगा। n1 का मान हमारे पास 150 हर्ट्ज है, 150 हर्ट्ज रखेंगे, इनटू में है, ध्यान रखिएगा। λ1 का मान हमारे पास 2 है, तो 2 रखा, = n2 का मान निकालना है, और λ2 का मान हमारे पास 4 मीटर है। अब देखिए 150 की मल्टीप्लाई 2 में, तो आपको मिलेगा 300,
इज इक्वल टू N2 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 4N2 मिलेगा। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, नीचे जगह है नहीं, अब मैं साफ करने जा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 300 इज इक्वल टू 4N2 मिला हुआ है, तो 300 इज इक्वल टू हमें 4N2 मिला था, N2 की वैल्यू को निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू 300 और अपॉन में 4 आपका हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2 धर जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 75। और आवृत्ति को निकाल रहे हैं, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो HZ यानी हर्ट्ज लिखेंगे। 75 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में हम चेक कर लेते 75 हर्ट्ज कहाँ पे दिया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि 75 हर्ट्ज तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं, ये होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होता 15 सेकंड के अंदर, मैं देख के इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में यानी सेम पीरियड में उपस्थित है। यहाँ पे समान आवर्त की बात हो रही है, ऐसे आवर्त की बात, तो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। 15 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे आंसर करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में यानी एक ही आवर्त में उपस्थित हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। सो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, पीडी तथा एजी। पीडी से मतलब क्या होता है, पैलेडियम से, और एजी से मतलब किससे होता है, चांदी यानी सिल्वर से। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पैलेडियम, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 46 होता है, और एजी यानी सिल्वर का होता है 47। तो आप लोग पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, यानी आवर्त सारणी में चेक कर लीजिएगा, जो पैलेडियम है और जो यहाँ पे सिल्वर यानी चांदी है, ये एक ही आवर्त में उपस्थित हैं, सेम पीरियड में। और वैसे भी देखिए एटॉमिक नंबर पहले 46 फिर 47 बगल बगल है ना, तो एक ही आवर्त में उपस्थित है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए ऑप्शन ए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है जीई। जीई से मतलब होता है जर्मेनियम से, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एसएन दिया है, एसएन मतलब टिन, टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर में ही इतना अंतर है, तो ये तो एक पीरियड में हो ही नहीं सकते। आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये एक आवर्त में उपस्थित नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन सी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वी से मतलब वैनेडियम से, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। और फिर इसके बाद देखिए वाई से मतलब ये ट्रियम से होता है, ये ट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। एक का 23, एक का 39, इतना अंतर है, ये तो हो ही नहीं सकता सेम पीरियड में। चेक कर लीजिएगा, वैनेडियम अलग आवर्त में है और ये ट्रियम अलग आवर्त में है। फिर इसके बाद ऑप्शन डी वाला हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी एसी से मतलब क्या होता है, सेलेनियम से होता है, एटॉमिक नंबर 34 इसका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए टीसी से मतलब होता है टेक्नीशियम से, इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। ये भी सेम पीरियड में उपस्थित नहीं है, समान आवर्त में उपस्थित नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा। लेकिन पैलेडियम और सिल्वर ये सेम पीरियड में है, 46 47। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, एजी का 47 यानी सिल्वर का। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कीप उपकरण विधि द्वारा बनाई जाती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 और 2007 दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 7 से 8 बार कराया है, तो क्वेश्चन का आंसर सही जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा
हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, यही कीप उपकरण विधि द्वारा बनाई जाती है, यही गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मूला H2S होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 15 सेकंड के अंदर करना है। जल्दी से आंसर बताइए। धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पे 15 सेकेंड आपके कंप्लीट होने वाले। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। करेक्ट आंसर आपका होगा एल्यूमिनियम तथा सोडियम, दोनों का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आंसर तो आपने वैसे ही कर दिया होगा। फॉर्मूला इसका होता है Na3Al F6। अब देखिए यहाँ पे Na से मतलब क्या होता है, केवल Na पे फोकस कीजिए। Na से मतलब सोडियम और Al से मतलब एल्यूमिनियम। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूले में सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों आ रहा है। तो जो क्रायोलाइट है ना, ये एल्यूमिनियम तथा सोडियम दोनों का अयस्क होता है। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। धातु और उनके अयस्क और उनके सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन कराया है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर बताइए, ठीक है। HCl तथा AgNO3, देखिए AgNO3 इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर अब बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा सफेद अवक्षेप, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूँ। देखिए HCl प्लस AgNO3 गेप्स, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, AgCl, फिर इसके बाद यहाँ पे HNO3, और यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है, यही सफेद अवक्षेप का यहाँ पे अवक्षेप का सिंबल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सफेद अवक्षेप हमें मिलता है AgCl का, ठीक है। AgCl से मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सफेद अवक्षेप मिलेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे, जैसे आपके सामने HCl AgNO3 लिखा हुआ मिले, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। ये डायरेक्टली आपको याद करना होगा, इसके लिए समझने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आज के इस टेस्ट में मैंने आपसे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा 15 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाए। और वैसे तो मुझे पता ही है, मैं देख ही रहा हूँ किसने कितना करेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।